किनारे और कैसे बच्चा पार्टी आप सभी लोग। तो बच्चा पार्टी आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक नेक्स्ट वन शॉट वीडियो जो कि हमारा चैप्टर रहने वाला है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो क्या होता है एसिड, क्या होते हैं बेसिस एंड क्या होते हैं हमारे सॉल्ट्स एंड कितने टाइप के सॉल्ट्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा बिकॉज इसी तरीके का मैं मजेदार कंटेंट आप लोग के लिए इसी चैनल पर लाती रहती हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि एसिड और बेसिस होते क्या है। तो एसिड की बात करो तो यार आप लोग की डेली रूटीन में भी बहुत जगह पाए जाते हैं। इनफैक्ट तुम लोगों ने घरों में एसिड देखे होंगे। अब तुम लोगों ने सुना होगा कि बहुत सी बार क्या होता है हमारे घरों में जो वॉशरूम्स होता है उसका ड्रेनेज सिस्टम बड़ा खराब हो जाता है, पानी फ्लो होना बंद हो जाता है। तो मम्मी क्या बोलती है एसिड डाल दे पानी फ्लो होने लग जाएगा। तो मतलब एसिड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है यार, काफी ताकतवर होता है। तो हाँ, एसिड बड़ा ताकतवर भी होता है। यहाँ एसिड हम देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग नहीं भी होते हैं मतलब क्या होंगे वो वीक एसिड भी होंगे, सभी चीजें पढ़ेंगे। बट एसिड को यदि पहचानते कैसे हैं, तो एसिड को पहचाना जाता है उसकी टेस्ट से। तो एसिड का कैसा टेस्ट होता है, सॉर टेस्ट होता है, ठीक है। अगर बेस की बात करूं तो बेस का कैसा टेस्ट होता है, बिटर होता है, मतलब एकदम कड़वा सा टेस्ट होता है, ठीक है। बात करती हूँ बेसिस को कैसे पहचानते हैं, तो अभी टेस्ट की बात करी। अब यार बेस तुम्हारे किन किन चीजों में पाए जाते हैं, तो अगर मैं बात करूँ सोप, तो सोप मेरी एक ऐसी चीज है कि जो हम बिल्कुल बॉडी वॉश करते वक्त हम लोग बिल्कुल अप्लाई करते हैं हमारी पूरी बॉडी पे। और इन केस अगर तुम लोगों के भी ऐसा हो गया होगा कि अभी नहाने में सोप हमारे मुंह में चला जाता है तो उसका टेस्ट बड़ा बिटर सा और खराब सा आने लग जाता है। तो ये तुम सभी लोगों ने इनफैक्ट हर किसी ने फील तो किया ही है। तो साथ ही साथ हमारे बेस कहाँ कहाँ यूज होता है, तो बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, इन सभी चीजों में हमारा बेस यूज होता है। एसिड की अगर मैं बात करूँ तो एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप लोगों को पता ही है एसिड हमारे खाने में भी पाया जाता है। जैसे मेरा लेमन है तो लेमन के अंदर एसिड होता है, ऑरेंज है ऑरेंज के अंदर एसिड होता है। तो और किन किन चीजों के अंदर एसिड होता है अगर आप लोगों को पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं वो चीज हमें बतानी। साथ ही साथ अगर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें तो वो होता है हमारा इंडिकेटर्स। अब यार ये वो इंडिकेटर्स नहीं है जब हम लेफ्ट मोड़ते हैं तो गाड़ी से हम इंडिकेटर देते हैं मुझे लेफ्ट जाना है, या फिर राइट मोड़ते हैं तो राइट जाना है। एंड हमारे इंडिया में इंडिकेटर्स तो हम हाथ से भी देने लग जाते हैं बिकॉज आधे लोग हमारे इंडिकेटर नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये कैसे इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर ऐसे है कि ये भाई साहब बताएंगे कि ये पर्टिकुलर जो लिक्विड है ये एसिड है या फिर बेस है। यहाँ इसको राइट लेफ्ट नहीं बताना है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास तीन टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बताएंगे यार कि ये पर्टिकुलर जो लिक्विड है ना ये एसिड है या फिर ये बेस है। कौन कौन से ऐसे तीन टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं वो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला होता है मेरे पास नेचुरल इंडिकेटर, नाम में ही है नेचुरल है, मतलब यार हमने कुछ एफर्ट्स नहीं डाले, इट्स टोटली नेचुरल। अब नेचुरल की बात करूं तो इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे कि लिटमस हो गया, इट इज वेरी नेचुरल। रेड कैबेज हो गया नेचुरल, टर्मरिक हो गया मतलब हल्दी नेचुरल, अगेन हमारा ऑनियन, वेनिला एंड क्लोव्स, तो ये सभी नेचुरल इंडिकेटर्स है। अब दूसरा इंडिकेटर मेरे पास ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। इसमें क्या होता है कि ये पर्टिकुलर जो हमारा पर्टिकुलर लिक्विड होगा ये अपना ऑर्डर चेंज कर देगा। इसका मतलब क्या, ये स्मेल अपनी चेंज कर देगा, तो हमें स्मेल से पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज एसिड है या फिर बेस है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। इसके एग्जाम्पल सबसे अच्छे हैं ऑनियन हो गया, वेनिला हो गया और क्लोव हो गया। एंड साथ ही साथ तीसरा इंडिकेटर ये होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, जो कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह में सभी चीजों में प्रिपेयर होते हैं। एक बार देख लेते हैं। इंडिकेटर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंस दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरीज आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया या फेनोल्फथालीन हो गया, ये मेरे कैसे होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर ये होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एसिड होता क्या है, थोड़ा और डीप में जान लेते हैं। अभी तक हमने इतना जाना कि दीदी एसिड का टेस्ट सॉर होता है एंड साथ ही साथ 2 या 3 एग्जांपल हम लोगों ने समझे थे। चलिए सबसे पहले एसिड का सॉर टेस्ट होता है। एसिड में अगर मैं लिटमस पेपर को बिल्कुल डिप कर देती हूँ, ये तुम लोगों ने प्रैक्टिकल अपने स्कूल्स में किया होगा तो आई होप तुम लोग को बहुत अच्छे से ये पता होगा। लिटमस पेपर को अगर मैं एसिड सॉल्यूशन में ड्रॉप कर देती हूँ तो वो क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और दीदी अगर रेड लिटमस पेपर हुआ तो वो नो चेंज दे देगा, मतलब कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। एंड अगर ब्लू हुआ तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है। तीसरी चीज ये होती है जब भी हम किसी भी हमारे पास जो एसिड होता है, एसिड क्या करता है, H+ आयंस रिलीज करता है। अब बेस क्या करेगा दीदी, देखो दोनों ही आयंस को रिलीज करेंगे
बट इन द केस ऑफ एसिड ये H प्लस आयंस रिलीज करता है, एंड इन द केस ऑफ बेस वो OH माइनस आयंस रिलीज करता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज में बता देती हूँ एसिड की, मतलब कितने टाइप्स के एसिड होते हैं। जैसे हमने बात किया था यार कि एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं बट कुछ एसिड वीक भी होते हैं, ठीक है। चलो जानते हैं कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है एंड कौन सा वीक है। सबसे पहले बात करूँ स्ट्रॉन्ग एसिड की तो HCl, H2SO4 और HNO3 ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एंड जितनी भी आप लोग प्रैक्टिकल्स देखते हैं, जितनी हमारी रिएक्शन आगे आएगी चैप्टर में, सभी में हम लोग या तो फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड हम लोग यूज करते हैं, जो तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात करूं वीक एसिड, तो वीक एसिड कौन कौन से होते हैं? CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये हमारे वीक एसिड होते हैं। अब बात करूं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की और डाइल्यूट एसिड की, तो उसका क्या मतलब है? यार देखो, हम बोलते नहीं मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन है एंड ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो आज उसका मतलब बिल्कुल तगड़े तरीके से क्लियर होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम किसी भी लिक्विड को बात कर लो, एसिड को बात कर लो, हम बोलते नहीं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास एसिड है और कम अमाउंट में वाटर है। कोई भी अगर लिक्विड ले लो जिसमें पर्टिकुलर लिक्विड ज्यादा अमाउंट में है और वाटर कम अमाउंट में, तो पर्टिकुलर लिक्विड को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड, एंड एसिड के केस में उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। सेम उल्टा अपोजिट में अगर बात करूं, डाइल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें ज्यादा अमाउंट होगा वाटर का बट कम अमाउंट होगा एसिड का। तो वाइस वर्सा याद रखना, एकदम अपोजिट है ये दोनों, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, ठीक है। जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। जिसमें कम अमाउंट ऑफ वाटर एंड ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड वो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड। वेरी नाइस। तो ये चार आप लोग के हो चुके। बेसिस की बात करूं तो आप लोग को पता है बिटर होता है टेस्ट में। अगर मैं लिटमस पेपर को बिल्कुल बेस में डाल देती हूँ, अगर मेरा रेड लिटमस पेपर है तो वो चेंज हो जाएगा ब्लू में, बट अगर ब्लू लिटमस पेपर हुआ तो दीदी वो कोई भी चेंज नहीं बताएगा, नो चेंज वहां हो जाएगा। साथ ही साथ अब एसिड को याद करो, एसिड हमारा H प्लस आयंस रिलीज कर रहा था, बट इन द केस ऑफ बेस वो हमेशा OH माइनस आयंस ही रिलीज करता है। साथ ही साथ बच्चा आप लोग को पता है जितने भी बेसेस होते हैं वो स्लिपरी होते हैं नेचर में एंड सोपी इन टच। तो आप लोग देखते हो ना, जैसे हम लोग सोप वगैरह यूज करते हैं कितना स्लिपरी होता है, एकदम फिसल जाता है हमारे बॉडी पे से, तो कैसे होते हैं? स्लिपरी इन टच होते हैं। साथ ही साथ कितने टाइप्स के बेस होते हैं? तो यहाँ अगेन हमारे पास 3 टाइप के बेस होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग, एक वीक एंड एक होता है हमारे अल्कलीज। तो अल्कलीज क्या होते हैं बताती हूँ मैं। सो स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं? जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया या फिर CaOH ट्वाइस। तो ये आप लोग की कैसे बेस है? एकदम स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक की बात करूँ तो वीक में हमारे पास हो गया NH4OH, ये पर्टिकुलर एक ही याद रख लोगे तो इनफ है, ठीक है। साथ ही साथ अल्कलीज, अल्कलीज मतलब जो बेस के साथ अगर हम लोग ने पानी मिला दिया या जो बेस पानी में डिसॉल्व हो सकता है, सॉल्यूबल है, उसको हम बोलते हैं अल्कलीज। तो आई होप ये तीनों टर्म्स तुम लोगों को क्लियर हो चुकी होगी एंड एग्जांपल्स के साथ। साथ ही साथ आगे चलती है आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई तुम लोग को बोल दे कि ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड, मतलब हाइड्रोजन तो उसमें कहीं ना कहीं था। जैसे बात करूं HCl तो H है, H2SO4 अगेन H है, HNO3 अगेन हाइड्रोजन है। तो क्या जितने में हाइड्रोजन होते हैं वो सभी एसिड होते हैं? तो बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या पॉज करो और आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में जवाब दे सकते हो। चलिए अब मैं बिल्कुल सस्पेंस ओवर करती हूँ। जिसमें हाइड्रोजन कंटेन होता है वो एसिड होते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल भी गलत है। सबसे पहला और मेन एग्जांपल देती हूँ H2O, जिसको वाटर बोला जाता है। आजकल बहुत सारी वाटर बॉटल्स ऐसी आती है जिसके ऊपर H2O लिखा हुआ होता है, ठीक है। जहां मैं रहती हूँ वहां हमारे कैफे में वाटर बॉटल दी जाती है जिसपे H2O लिखा होता है। तो वो H2O मतलब क्या होता है? वाटर है। तो वो क्या एसिड है? एसिड अगर हम पी लेते तो इतना सर्वाइव कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए इसका जवाब है फॉल्स, मतलब नो, ठीक है। जैसे आप लोग देख लिए H2O हमारा वाटर है तो ये न्यूट्रल होता है। NaOH की बात करूं तो वो बेस है, नॉट एसिड, ठीक है। C12H22O11 ये हमारा शुगर है, नॉट एसिड। तो आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं जो कि थोड़े से लॉजिकल रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स। कोई भी एसिड की बात कर लो और कोई भी मेटल की बात कर लो तो कैसे रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद उसके पास क्या प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। तो सभी का एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करने वाले। जैसे कोई भी मेटल ले लो और प्लस एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं हम, तो मेरे पास होता है सॉल्ट एंड साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मेरी इवॉल्व होती है। तो कोई भी मेटल ले लो, जैसे मैंने यहाँ लिया जिंक, तुम Fe ले सकते हो, कोई और मेटल लेना है तो कोई और मेटल ले सकते हो, ठीक है। और उसको किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवा सकते हो। जैसे हमने यहाँ H2SO4 लिया है, यू कैन टेक HCl ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करवाए तो मेरे पास मिलता है सॉल्ट, डेट इज ZnSO4। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मेरी इवॉल्व हो रही होती है। अब चलिए एक एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आप लोग के NCERT में दी है, एक्टिविटी 2.3, ठीक है। एक्टिविटीज
आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा बाटी जब हम लोग ने सैंपल पेपर को एनालाइज किया तो उसमें से ये पता चल रहा है कि एक्टिविटीज पर आप लोग के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं जितनी भी एक्टिविटीज थी हमारे इंटायर चैप्टर की सभी इंक्लूड करके लाई हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी भूल के भी मत भूलना कि हमें एक्टिविटी करनी है, ठीक है। हमेशा आप लोग सिलेबस में लेकर चला करो उन चीजों को। चलिए एक्टिविटी क्या है मेरे पास कि रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। अब हम लोग को ना ये पूरी एक्टिविटी में ये पता लगाना है कि क्या ये जो पर्टिकुलर जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है इसमें जो गैस इवॉल्व हुई है वो हाइड्रोजन गैस है या फिर नहीं। कैसे लगाओगे पता। तो चलिए मेरे पास पहले सेटअप समझा देती हूँ कि हमारे पास एक्टिविटी करने का सेटअप क्या है। मेरे पास सेटअप में एक स्टैंड है, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, मेरे पास एक डिलीवरी ट्यूब है, साथ ही साथ मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एंड मेरे पास एक कैंडल है। चलिए समझ में आ गया सेटअप। बात करते हैं ये स्टैंड के ऊपर हमने क्या लगाई है, एक टेस्ट ट्यूब लगाई है। टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास ये जिंक के ग्रेनुअल्स है, ग्रेनुअल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। टुकड़ों के साथ साथ मैंने यहाँ डाला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब क्या होता है H2SO4 हम बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमारे पास जब इन दोनों ने रिएक्ट किया आपस में, किस ने, जिंक ने और H2SO4 ने, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब मेरा कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल कौन सा है, जिंक, एसिड कौन है, H2SO4, तो मेरे पास क्या सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो हमें देखना है कि ये जो हमने अभी पढ़ा है ये लिटरली सही है या नहीं। तो जब इन दोनों ने रिएक्ट किया है, किस ने, मेटल ने जो कि जिंक है, एंड साथ ही साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हमारा H2SO4 है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होगी। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस यहाँ बनती है तो उसके बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखे ना बबल्स, इस तरीके से बहुत सारे बबल्स होते हैं। तो ये क्या हुआ, अब इसके आगे हमने एक डिलीवरी ट्यूब लगाई जिसके अंदर हमारे हाइड्रोजन की बबल्स जाएंगे और इस कंटेनर में हमने भरा है सोप का सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे ही मेरी हाइड्रोजन गैस इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू मेरे पास यहाँ कंटेनर में चली जाएगी तो इस कंटेनर में है सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन से हमारे जो हाइड्रोजन की जो गैस है ना, ये बबल्स के फॉर्म में बिल्कुल उड़ने लग जाएगी। और जो यहाँ मैंने कैंडल लगाई है ना, कैंडल से क्या होगा, अगर वो गैस हाइड्रोजन गैस होगी तो वो एक पॉपअप साउंड देगी, ठीक है। और किसी और गैस होती तो पॉपअप साउंड ना देती। तो पॉपअप साउंड से मुझे ये पता चल रहा है कि जो गैस मेरी रिलीज हुई है या फिर जिसके बबल्स मेरे पास उड़ रहे हैं ना, ये मेरे क्या है, बिल्कुल हाइड्रोजन की गैस है। एंड इससे मुझे ये पता चलता है कि जब कोई मेरा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो लिटरली सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो ये वाली रिएक्शन हमारी डेफिनेटली करेक्ट थी। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। सो मेटल कार्बोनेट्स की भी बात की गई है एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की भी बात की है। चलिए दोनों समझते हैं। मेटल कार्बोनेट को एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेरे पास मिलेगा सॉल्ट, अभी भी तो दीदी सॉल्ट मिल रहा था, आगे सुनो, CO2 एंड H2O, ठीक है। वहां हमें मिल रहा था सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप लोग देखिए मेटल कार्बोनेट कोई भी ले सकते हो यार, ठीक है। मैंने यहाँ लिया है Na2CO3, इसको आप लोग किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवा सकते हो। एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेरे पास मिलता है सॉल्ट डेट इज NaCl, साथ ही साथ CO2 गैस मेरी रिलीज हो रही है एंड H2 मेरे पास यहाँ निकल जाएगा। तो तुम लोग यार कैसे याद कर सकते हो, देखो जब भी तुम लोग को लर्न करना हो ना तो तुम लोग क्या करोगे, ये कोई भी एक मैंने मेटल कार्बोनेट ले लिया है, एक एसिड के साथ रिएक्ट करवा लिया। सॉल्ट तक तुम लोग को रिएक्शन को प्रिपेयर करना आनी चाहिए, बाकी दो प्रोडक्ट तुम मन से भी लिख ही सकते हो। तुम्हें पता ही है CO2 और H2O तो रिलीज होना ही होना है। तो यहाँ तक की रिएक्शन को अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेना, ओके। मतलब बैलेंस इसको भी करना है, बट ये तुम लोग को याद होता है यार कि CO2 और H2O तो निकलना ही निकलना है। इट्स वेरी इजी। अब ये तो हुई मेटल कार्बोनेट की कहानी। अब दीदी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या कहानी होगी, चलिए देखते हैं। तो मेरे पास जब था मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल मतलब Na, हाइड्रोजन ये रहा और कार्बोनेट, इसको मैंने HCl के साथ रिएक्ट करवाया तब मेरे पास NaCl मिलेगा, H2O मिलेगा और CO2 मिलेगा। तो तुम लोग ये मोटा मोटा समझ सकते हो कि मेरे पास जो बाई प्रोडक्ट है ना वो बिल्कुल सेम है, चाहे मेटल कार्बोनेट की बात करूं या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करूं। देखो दोनों के बाई प्रोडक्ट सेम है। दोनों में क्या बना, सॉल्ट बना, ठीक है दीदी सॉल्ट। दोनों में मेरे पास H2O बना, ठीक है दीदी H2O, और दोनों में मेरे पास CO2 बना। दैट्स ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब साथ ही साथ मैं एक रिएक्शन करवा के देखना चाहती हूँ यहाँ कि जब मेरे पास लाइम वाटर है, लाइम वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लोगों ने लास्ट अगर लेक्चर अच्छे से देखा होगा वन शॉट वाला मेरा, तो तुमको लाइम वाटर का फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। दैट इज CaOH ट्वाइस। ये क्या होता है, लाइम वाटर, और इसको अगर मैं रिएक्ट करवाती हूँ CO2 के साथ तो मेरे पास क्या मिलती है, एक व्हाइट PPT मिलती है, और वो क्या होता है CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ H2O मेरा मतलब अलग हो जाता है। चलिए इस पर भी एक एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है, और
जानना है कि सीरियसली मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है या फिर नहीं मिलता है, तो चलिए देखते हैं। तो ये एक्टिविटी 2.5 आप लोग के एनसीईआरटी में गिवन है। चलिए सबसे पहले आप लोग को वापस सेकंड सेटअप समझा देती हूँ, देन हम लोग एक्टिविटी पर चलते हैं। मेरे पास सेटअप में यहाँ एक स्टैंड है बच्चा पार्टी, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, मेरे पास एक डिलीवरी ट्यूब है, और मेरे पास आप लोग देख सकते हैं 2 टेस्ट ट्यूब है, एक स्टैंड है और एक डिलीवरी ट्यूब है। ये पहली टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले बच्चा पार्टी मैंने यहाँ क्या लिया है, तो मैंने सोडियम के कार्बोनेट्स लिए, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट मैंने छोटू छोटू सा डाल दिया है यहाँ। साथ ही साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है मैंने। जब आप लोग को पता है हम लोग सोडियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते तब क्या बनता है, क्या हमारी CaO2 गैस रिलीज होती है या नहीं, इस प्रैक्टिकल में हम लोग ये जानेंगे, या इस एक्टिविटी में हम लोग ये जानेंगे। तो अब हम लोग ने ये दोनों चीज डाल दी है, सोडियम कार्बोनेट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेरे पास ये दोनों जब रिएक्ट किया तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। अभी गैस को हम लोग कैसे आगे तक ले जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ डिलीवरी ट्यूब। तो यहाँ मैंने देखो डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है, तो इसमें से डिलीवरी ट्यूब आगे जाएगी एंड डिलीवरी ट्यूब के अंदर क्या जाएगा, हमारी CO2 गैस जाएगी। एंड मेरे पास अगेन मैंने एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लगा रखी, इसमें भर रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मैंने ऑलरेडी भर रखा था। अब मुझे ये पता लगाना है कि देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ये रहा, जो लाइम वाटर होता है CaOH ट्वाइस, ये मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा था सेकंड टेस्ट ट्यूब में। अब देखो जब अगर सच में वो गैस जो मेरी रिलीज हुई है, ठीक है, जब मैंने सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया HCl के साथ, अगर वो गैस CO2 गैस होगी, देखो अभी हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है, अगर वो गैस CO2 होगी तो मेरे पास क्या मिलेगा, व्हाइट कलर की PPT मिल जाएगी, जो कि क्या होगी, कैल्शियम कार्बोनेट होगी, CaCO3 होगी। चलिए देखते हैं, अगर ये गैस P2 क्या हुई, CO2 गैस हुई, तो इसके अंदर हमने ऑलरेडी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भरा है। तो अगर ये कार्बोनेट गैस हुई तो यहाँ मेरे को व्हाइट PPT मिल जाएगी, जो कि होगी CaCO3। समझ आ गया, गॉट इट। चलिए तो अब जब यहाँ गैस गई तो ठीक है, मेरे पास क्या मिल गया, एक व्हाइट PPT यहाँ मिल जाती है। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से मुझे ये समझ में आता है कि जब मैं सोडियम कार्बोनेट को क्या करूंगी, रिएक्ट करवाती हूँ किसी भी एसिड के साथ, तो मेरे पास CO2 गैस मिलती है। और वो कैसे पता लगा है कि जब मेरे पास दूसरी टेस्ट ट्यूब में था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो मुझे एक व्हाइट PPT मिल गई। चलिए आगे चलते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से पूछा जाता है एंड साथ ही साथ फेमस भी है, तो याद रखिएगा। जब मेरे पास अभी तक हमने क्या करा था, एसिड को मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाया था, एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया था, एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया था। अब क्या करवाते हैं, एसिड को यार डायरेक्ट बेस के साथ रिएक्ट करवा के देखते हैं क्या धमाका होता है। चलो तो एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया, तब मेरे को मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये नाम से आती है, तो याद रखिएगा, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकती है, 2 मार्क के क्वेश्चन में आ सकती है, उससे ज्यादा नंबर में नहीं आती है कभी भी, ठीक है। तो देखो अब मेरे पास एसिड, अब एसिड और बेस कौन कौन से है, एसिड मैंने लिया HCl और बेस मेरे पास है NaOH। इन दोनों को मैं जब रिएक्ट करवाऊंगी तो मुझे मिलता है सॉल्ट, दैट इज NaCl, एंड साथ ही साथ वाटर, दैट इज H2O यहाँ मिल रहा होता है। सो क्या याद रखोगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब चलो रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड्स बोला है, ठीक है, एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे मेटेलिक ऑक्साइड्स का। तो देखो मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो मुझे सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। तुम लोगों ने ये सोचा कि ये अभी हम ये बाय प्रोडक्ट हम कहीं देख कर आए, क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में था? ऑफ कोर्स दीदी। तो तुम देखो जब मैंने एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराया, सो मेटल ऑक्साइड क्या है, इट मींस मेटल ऑक्साइड बेस होगा दीदी, और बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते तभी मेरे पास सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बिल्कुल तुमने सही दिमाग चलाया कि ये मेटल ऑक्साइड कैसे काम करेगा, इट एक्ट एज माय बेस। तो चलो एसिड मैंने HCl ले लिया है, मेटल ऑक्साइड मैंने ले लिया Cu, ये मेटल है, ठीक है, और O मतलब ऑक्साइड का O यहाँ लगा हुआ है, तो मेरे पास मिलता है CuCl2 प्लस H2O यहाँ हमारा निकल रहा होता है, ठीक है, वाटर। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। सो नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया तब मुझे मिल रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। तो बच्चों तुम लोगों ने दिमाग लगाया कि अब ये भी वापस से वही प्रोडक्ट मिल रहा है जो मुझे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मिल रहा था, ठीक है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू, ठीक है, वो क्या देगा, इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ बेस तो है, मतलब ये नॉन मेटल ऑक्साइड किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए तो साथ ही साथ आप लोग को ये समझ में आ गया, द रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल ऑक्साइड एंड बेस इज सिमिलर to the reaction between base and acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature। इससे हमें ये चीजें समझ में आ चुकी है। साथ ही साथ what do all acid and bases have in common, अगर मैं बात करूं सभी एसिड की और बात करें सभी बेस की, तो इनमें कोई सिमिलरिटी है या नहीं?
तो बिल्कुल सिमिलरिटी है। सोचो 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 सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। देखो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों आयंस रिलीज करते हैं, ठीक है, नो मैटर कि एक H+ आयंस रिलीज करता है एंड एक OH- आयन रिलीज करता है, बट दोनों क्या करते हैं, आयंस हमारे रिलीज कर रहे होते हैं। और दोनों का नेचर कैसा होता है, तो चलिए जानते हैं। दोनों हमारे होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों पॉइंट्स वही लिखे हैं कि बोथ एसिड एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच मींस दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड द सेकंड वन इज एसिड एंड बेसिस बोथ प्रोड्यूस आयंस इन वाटर सॉल्यूशन। तो आप लोग को समझ में आ गया, एसिड H+ आयन रिलीज करता है एंड बेस OH- आयंस रिलीज करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। तो एक एसिड और बेस का क्या होगा जब इनको वाटर सॉल्यूशन में डाल दिया जाएगा, चलो देखते हैं। देखो HCl ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास बच्चा पार्टी एसिड है, इसको जब मैंने वाटर सॉल्यूशन में डाल दिया तो अब देखते हैं क्या कहानी है। तो तुम लोग यहाँ देख सकते हो, अगर इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन हो गए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ से मेरे पास 1 हाइड्रोजन हो गया। तो मतलब प्रोडक्ट साइड मेरे पास 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 1 ऑक्सीजन हो जाएगा और एक मेरे पास क्लोरीन होगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट मिला H3O+ प्लस Cl-, ये मेरे पास प्रोडक्ट मिला। और उसमें जो H3O+ होता है ना, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जो हाइड्रोजन का आयन होता है ना भाई साहब, ये मतलब इसको ना अकेलापन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये जिंदगी में मिंगल ही होना चाहता है, सिंगल ये रह नहीं सकता, ठीक है। बट दे कैन एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट बी शोन एज H+ आयन और एक्वस आयन और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो यार इसको अकेला लेना पसंद नहीं है। किसकी बात करें, एसिड की बात करें, तो इसने दोस्ती कर ली किसके साथ, वाटर के साथ, क्योंकि उसके पास भी हाइड्रोजन था तो इसका काम हो जाता, तो अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जन। तो यहाँ मेरे पास हाइड्रोनियम आयन मिल चुका है जिसका फॉर्मूला होता है H3O+ और साथ ही साथ Cl- हमारा अलग हो चुका होता है। तो ये समझ में आ गया कि क्या होता है जब एसिड और बेसिस वाटर सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया। बट अब मैं बात करती हूँ पीएच की। तो आप लोग को पता है कोई भी लिटमस पेपर को अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन में डिप करती हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ कलर आता है या समटाइम्स कुछ कलर नहीं आता है। अगर मान लो कुछ कलर आता है तो वो डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, डार्क रेड है, एकदम लाइट सा रेड है, तो उसको कैसे पता सकते हैं हम लोग कि पीएच स्केल पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए जानते हैं। तो बच्चा बाटी हमारे पास एक पीएच का स्केल होता है, जिस तरीके से हमारे पास स्केल होता है ना, जिसमें 1 2 3 4 हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, कि कितने सेंटीमीटर का है हम ये नापते हैं। हमारे पास पीएच को मेजर करने के लिए होता है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में क्या होता है, तो मेरे पास बच्चा बाटी जो 0 से लेके 6 तक की वैल्यू होती है, ये होती है एसिड की वैल्यू, मतलब इट इज एसिडिक इन नेचर। अगर कोई लिटमस पर मेरी वैल्यूज, मतलब अगर हल्का सा रेड दिख रहा है तो मैं बोल दूंगी एकदम कम, एकदम रेड दिख रहा है, ठीक है, ऑरेंज रेड के मिक्सचर में, तो मैं बोल दूंगी कि यार माइट अभी ये पीएच स्केल पर इसकी वैल्यू होगी 6। अगर थोड़ा डार्क रेड दिख रहा है तो मान लेते हैं वो 3 होगा। बहुत डार्क रेड दिख रहा है एक्सट्रीम, तो हम बोल देखते हैं उसकी 0 या 1 पीएच के पर वैल्यू होगी। वैसे ही हम लोग बात करें कि मेरे पास जो वैल्यू 8 से लेकर 14 तक होती है वो मेरे पास बेस होते हैं, मतलब दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। बट दीदी व्हाट अबाउट 7, तो 7 जो है ये है बीच का बंदर। अब इसको क्या बोलते हैं हम, ये होती है न्यूट्रल। अगर कोई भी वैल्यू 7 पर लाइज करती है हमारे पीएच स्केल में तो हम बोलते हैं ना तो ये एसिडिक है मीडियम में, ना ही ये बेस है, ये क्या है, बिल्कुल मेरा न्यूट्रल है, ठीक है। मतलब जो इंसान न्यूट्रल होते हैं ना, जो ज्यादा खुश भी नहीं होते, बहुत बड़ी खुशी होती है तब एकदम खुश भी नहीं होना चाहिए, एंड बहुत थोड़ा बहुत दुख होता है जिंदगी में तो हम क्या करते हैं, बड़े मायूस हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। जिस तरीके से तुम लोग को अभी एग्जाम की टेंशन है तो तुम लोग क्या हो जाते हैं यार, एकदम स्ट्रेस में चेहरा उतर जाता है ना, तो चेहरे से दिखाई देने लग जाता है हम खुश नहीं है अभी, ठीक है। तो इतना मायूस या इतना खुश नहीं होना चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल रहना चाहिए कि वो बैलेंस बना रहता है अपनी जिंदगी के अंदर। चलिए, तो ये हमारा बैलेंस कौन बनाता है, 7, दैट इज न्यूट्रल। आगे बात करते हैं हम लोग पीएच वैल्यू पर। तो देखिए बच्चा बाटी, ये मेरे पास कुछ येलो कलर की लिटमस पेपर की स्ट्रिप है, मान लेते हैं इसके पास ऊपर रेड कलर आ गया, इसके ऊपर बहुत डार्क कलर आ गया। अब मैं बात करती हूँ कि अगर मेरे पास डार्क कलर आया है, ठीक है, मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। जैसे जैसे हमारे बेस में वैल्यूज बढ़ती जाती है इस टाइप से तो वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। बट एसिड की बात करूं तो वाइस वर्सा उल्टा है एसिड में। जैसे जैसे एसिड में न्यूमेरिक वैल्यू कम होती जाती है तो उसको बोलते हैं हम कि वो स्ट्रॉन्ग है। जैसे अगर बात करूं तो 0, तो 0 मेरे लिए बहुत ताकतवर एसिड है, ठीक है। 1 में ऑलरेडी मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। 2 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। 3 भी मान लेते थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ओके। 4
नहीं है स्ट्रॉन्ग, वीक है। 5 वीक है, ठीक है। 3 भी मान सकते हैं, थोड़ा बहुत ही है। अगर मैं बात करूँ देखो इसमें जो छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू 0, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बट इन द केस ऑफ बेस, बेस में क्या होता है, जितनी बड़ी वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे बात करें 14 तो सबसे बड़ा वैल्यू है, ठीक है। मतलब हमारी अगर पीएच वैल्यू की स्केल देखें तो 0 से लेकर 14 तक होती है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है मतलब 14 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और 13 बोलो तो उससे कम थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जितनी बड़ी वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। तो बच्चों बात करती हूँ मैं आगे पीएच वैल्यू में। तो पीएच वैल्यू में बस इसकी पूरी थ्योरी लिखी है कि पीएच वैल्यू इज नथिंग बट अ न्यूमेरिक वैल्यू, जिसे हम इंडिकेट करते हैं कि पर्टिकुलर जो भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेस है। विद द हेल्प ऑफ लिटमस, लिटमस को हम जैसे डिप करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो मेरे पास एक कलर आ जाता है लिटमस पेपर पर। उससे मैं प्रिडिक्ट करती हूँ कि ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, उस तरीके से। साथ ही साथ तुम लोग ये ग्राफ को याद रख लेना और इसको देख लेना, इससे हमें पता चलता है वेरिएशन ऑफ पीएच विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयन, ठीक है। तो इसको एक बार गो थ्रू इससे हो जाना। तो इसमें सभी वही चीजें लिखी है मैंने जो बताई है कि 7 नंबर मेरा न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे की जितनी वैल्यूज है वो एसिडिक होती है, 7 से ऊपर जितनी वैल्यू है वो बेसिक होती है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच वैल्यू इन एवरीडे लाइफ। तो पीएच क्या हमें एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंट है? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह इंपॉर्टेंट है। बात करती हूँ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? तो करेक्ट, यस। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ कैसे बताती हूँ। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। तो देखते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो चलिए सभी चीजें वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कि एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। तो एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं क्या? चलो, इसमें होता है कि बच्चा पार्टी आप लोग को पता है कि ऑप्टिमम पीएच होता है हमारी बॉडी का 7 से 7.8 के बीच में। अब ये कुछ जो वैल्यूज मैं बता रही हूँ ना, ये तुम लोग को लर्न करनी पड़ेगी, बिकॉज इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है बच्चा पार्टी, ठीक है। अब बात करते हैं, जब हमारे पास पीएच होता है जो रेन वाटर का, जो हमारे पास रेनफॉल होता है, उसका पीएच अगर 5.6 से कम हो जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि वो रेन कैसी हो रही है, वो एसिड रेन में कहा जाता है। और वो एसिड रेन से फिर क्या क्या हमारे लिए मतलब डिसएडवांटेज है, वो एसिड रेन डायरेक्टली हमारी रिवर्स में चली जाती है, लेक्स में चली जाती है, उसकी वजह से मेरी जो पूरी एक्वेटिक लाइफ है उनको सर्वाइव करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप लोग को याद रखना, जब भी हमारे पीएच का वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है, तब रेन कैसी होती है, एसिड रेन होती है, रेन वाटर की बात करें। साथ ही साथ आप लोग को बता दूं पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को पता है कि हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है एसिड, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग खाना खाते जाते हैं एसिड रिलीज होता है। एसिड क्यों रिलीज होता है? हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, हमने जो भी फूड खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। समटाइम्स तुम क्या करते हो, बाहर जाते हो, अगर कोई और पार्टी दे रहा है तो तुम वही चीजें करते हो कि अगर ये सामने वाला पार्टी दे रहा है, मेरे थोड़ी पैसे लग रहे हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने पानी पताशे भी खा लिया है, मैंने पिज्जा भी खा लिया है, मैंने बर्गर भी खा लिया है, मुझे मोमोज भी खाने थे एंड मुझे मंचूरियन भी खाने थे, नूडल्स भी खाने थे। तुमने एक दिन में सभी चीजें खा ली है। अब तुम सोचो तुमने इतना सारा खा लिया कि तुम्हारा यहाँ तक भर चुका है, ठीक है। अब जितना तुमने खाया है, तुम्हारा बेचारा भोला भाला सा स्टमक उतना ज्यादा एसिड को रिलीज करेगा तुम्हारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अब जितना खाना खाया है उतना एसिड तो रिलीज होगा, वो बेचारा डाइजेस्ट करना चाह रहा है। बट अब हमारी बॉडी में एक अमाउंट से ज्यादा अगर एसिड बढ़ जाता है तो हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पेन होने लग जाता है। तो हमारे पास उस केस में सॉल्यूशन ये होता है कि हम इनो ले ले, काम शुरू करें सिर्फ 2 सेकंड में, ठीक है। या फिर एंटासिड की कोई भी मेडिसिन हम ले सकते हैं। जैसे आप लोग को पता है बहुत सारी मेडिसिन आती है मार्केट में, जैसे पेंटॉप हो गई, जो कि हमारी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकती है। और अगर कुछ भी ना मिले तो तुम लोग घर में बेकिंग सोडा जो होता है उसको ना पानी में डालकर पी लेना। अब नेक्स्ट टाइम से एसिडिटी हो जाए तो क्या करना, किचन में जाना, बेकिंग सोडा उठाना, पानी का गिलास लेना, एक चम्मच, आधी सी चम्मच बेकिंग सोडा की डाल के पी जाना, एसिडिटी कंट्रोल हो जाएगी एंड रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, बेस है। अब यार एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें किसी भी बेस की जरूरत होती है, तभी जाके न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। जब एसिड है बहुत बढ़ गया है तो उसको कट करने के लिए बेस डालो, तब वो न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए साथ ही साथ मैं बात करती हूँ पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। अब क्या होता है बच्चा बाटी, हमारा अगर टूथ डीके का पीएच होता है ना, वो अगर लो हो जाए 5.5 से, तो हमारे दांत है जो टीथ है ये सड़ने लग जाते हैं। कैसे देखो, द एसिड बिकम्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक द इनेमल ऑफ आवर टीथ एंड कोरोड इट, दीस सेट्स इन टूथ डीके। आप लोग को पता है जब हम लोग, मम्मी बोलती है रोज ब्रश करा करो तब दांत अच्छे रहेंगे। समटाइम्स क्या होता है बच्चा बाटी, आप लोगों ने अगर खाना ज्यादा खाया तो वो एसिड रिलीज करता है, ठीक है, मतलब हमारे स्टमक, और वो एसिड हमारे कम से कम माउथ भी आता ही आता है। एंड हमारे माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है। किस केस में हो जाता है, जब हमने काफी टाइम तक ब्रश नहीं किया होता है। अब जो रोज एसिड रिलीज हो रहा है वो तो हमारे टीथ को खराब कर रहा है, बट हम उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं ब्रश करके, ठीक है। तो क्या हो जाता है, तुम्हारे
बिल्कुल तेज खराब हो जाएंगे और वो कोरोड हो जाएंगे, जंग लगने लग जाएगी उसमें। तो बिल्कुल ऐसी चीजें ना करें, ब्रश कर लिया करें आप लोग, है ना, कोलगेट से कर लो, किसी से भी कर लो, ठीक है, क्लोजअप से कर लो, बट कर लिया करो यार। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू यूज टूथपेस्ट बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइज इज द इफेक्ट ऑफ एसिड इन आवर माउथ। बात करती हूँ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग को पता है कभी भी मधुमक्खी काट जाती है हमें। अब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं मतलब जो हमारे नींबू का पेड़ होता है ना, ठीक है, नींबू तोड़ने गई थी, उस टाइम पर मधुमक्खी ने मुझे काट लिया था। तो हम क्या करते हैं उस समय पर, क्या किया जाता है, चलिए देखते हैं। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड व्हिच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग गिव्स एरिया रिलीफ। तो यार देखो, अब जो मधुमक्खी तुम्हें काटी है, जो बी ने काटा है, तुम्हें डंक मारा है, तब इंसान क्या कहता है, घर वाले भी तुम्हारे यही करते हैं कि हमारे बेस लगाना स्टार्ट करते हो। उस पर बेस में क्या लगा सकते हो तुम, बेकिंग सोडा लगा सकते हो कि जो जितना इफेक्टिव एसिड है उतना अगर हम बेस लगाएंगे तो वो चीजें न्यूट्रलाइज होनी चालू कर देगी। तो आप लोगों को आई होप ये चारों चीजें समझ में आ गई होगी। नेचुरली एक्योरिंग एसिड, जो हमारे मतलब नेचुरली एक्योर होती है, तो तुम लोग देख सकते हो लेमन में होता है साइट्रिक एसिड, टोमेटो में होता है, ग्रेप्स में होता है, उसी तरीके से विनेगर में होता है, एप्पल में होता है, आंट में होता है एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स में होता है। अब किस में कौन सा एसिड होता है ये मैंने टेबल में आप लोगों के सामने लगा दिए है, तो एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, बिकॉज 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि बता ऑक्जेलिक एसिड किस में हो सकता है, तो तुम बता सकते हो कि टोमेटो में होता है, ठीक है। बात करते हो सॉल्ट्स की कि दीदी सॉल्ट्स क्या होते हैं आप, ठीक है, सॉल्ट्स ये वही शुद्ध नमक टाटा नमक ये वही है शुद्ध नमक टाटा नमक वाला, ठीक है, मतलब ये एडवर्टाइज नहीं है टाटा नमक की, ठीक है। चलो, तो सॉल्ट्स क्या होता है, व्हेन एन एसिड इन बेस रिएक्ट विद ईच अदर तो वी ऑब्टेन सॉल्ट। आप लोग को पता है एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट मिला ही ना। चलो, अब हमारे पास अगेन अलग अलग टाइप के एसिड बेस देखा है, सॉल्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं एसिडिक सॉल्ट, कुछ होते हैं बेसिक सॉल्ट, और कुछ होते हैं मेरे पास न्यूट्रल सॉल्ट। अब इनमें कैटेगरी अलग अलग है, तो ये दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं, मतलब दो चीज का एडिशन हुआ है जब जाके ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी आई है। अब देखो अच्छा बाटी, मेरे पास एसिडिक सॉल्ट बनता कैसे, जब मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो उस वाले पर्टिकुलर सॉल्ट को क्या बोलेंगे हम, एसिडिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या, जब वो वीक एसिड होगा एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब हमें बोलेंगे ये बेसिक सॉल्ट है। अब मेरे पास न्यूट्रल सॉल्ट कब बोलेंगे, जब यार दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग हो, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तब सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल है बेचारा। ओके, तो आई होप ये तीनों चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो बच्चा ये जो टॉपिक है ना, अब इसको इंटायर बहुत अच्छे तरीके से सुनना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों चीजें हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ, मतलब टर्न बाय टर्न बताती जाऊंगी कि इसमें से कौन कौन से चीजों पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, देन बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर, देन बेकिंग सोडा, देन वॉशिंग सोडा एंड देन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है हमारे पास, जब बच्चा बेटी इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में से, तो हम लोग बोलते हैं उसको ब्राइन। अब तुम लोग को पूछा जा सकता है कि ब्राइन का क्या मतलब है, तो तुम लोग सीधा सीधा लिख सकते हो कि मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है किसका, NaCl का, उसमें मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करती हूँ तो वो सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन। साथ ही साथ अगर उसको डिकम्पोज कर देती हूँ तो वो बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड उस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, एटलीस्ट हर बार पेपर में आया है। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है, तो तुम लोग को एटलीस्ट ये 3 लाइन की डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। एंड ये बहुत इजी है कि तुम लोग आसानी से इसको लर्न कर सकते हो। लर्न क्या, तुम खुद ही समझ लोगे तो अपने शब्दों में तुम लिख सकते हो। अब देखो इसकी रिएक्शन क्या होती है, कैसे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप लोग देखिए NaCl को बचा अगर मैं रिएक्ट करती हूँ H2 के साथ तो मेरे पास बनता है NaOH, Cl2 और H2, ये 3 चीज बनती है हमारे पास। तो आप लोग को ये रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए। अब चलिए यूजेस की बात करते हैं कि इसके कहाँ कहाँ यूजेस है। तो इसको सबसे पहले यूज किया जाता है हमारे सोप बनाने में, जितने साबुन होते हैं, डिटर्जेंट में इसको यूज किया जाता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती है वो भी यूज करती है, साथ ही साथ ऑयल रिफाइनिंग में यूज किया जाता है, एंड जो नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स, जो कीटनाशक की दवाइयां होती है उसमें भी यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग, ठीक है, मतलब किसी भी चीज को ब्लीच करना। ब्लीच करना मतलब किसी भी जो कलर होता है उसको कलर लेस कर देना। तो हम लोग समटाइम्स कपड़े खरीदने जाते हैं और हम लोग बोलते हैं ना यार, लड़कियों में अधिकतर तुम लोगों ने देखा होगा यार ये दुपट्टे का कलर मेरी ड्रेस से मैच नहीं होता है, तो दुकानदार तुम्हें क्या बोलता है, कोई बात नहीं मैम, मैं ब्लीच करवा दूंगा एंड आप जो कलर बोलेंगे मैं उस कलर का ये दुपट्टा करवा दूंगा। मतलब क्या होता है, ब्लीच मतलब होता है किसी भी कलर को कलर लेस कर देना। अगर वो कलर लेस हो जाएगा तो फिर हम जो कलर चढ़ाना चाहे उस पर वो चढ़ा सकते हैं। अब ब्लीचिंग के बहुत सारे आप लोग को पता है कि मतलब लोग मेंस हो गए, वुमेन्स हो गए, गर्ल्स हो गए, बॉयज हो गए, तो ब्लीच करवाते हैं। क्यों
क्योंकि वो गोरे दिखने लग जाते हैं। हम गोरे कैसे दिखते हैं? क्योंकि वो क्या करता है, हमारी जो कलर टोन होती है उस शेड को एक शेड और या 2 शेड लाइट कर देता है, इसीलिए लोग ब्लीच करने से गोरे दिखने लग जाते हैं। चलिए बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला CaOH ट्वाइस। ओके, ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। ये इंपॉर्टेंट है, सभी के एटलीस्ट तुम लोग को केमिकल नेम याद होने चाहिए। जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, साथ ही साथ अभी हमने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इनके सभी के केमिकल नेम याद होने चाहिए, यूजेस याद होने चाहिए, और ये कैसे बनता है, जैसे ब्राइन कैसे बना भी, एंड क्लोर अल्कली प्रोसेस किसको बोलते हैं, ये सभी चीजें लर्न होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब इसकी रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन भी याद होनी चाहिए। ठीक है, जब CaOH ट्वाइस जो मेरे पास होता है स्लेक्ड लाइम, उसको रिएक्ट करवाऊंगी Cl2 के साथ जो कि मेरा क्लोरीन है, तो मुझे मिलता है CaOCl2 जिसको मैं बोलती हूँ ब्लीचिंग पाउडर, और उसमें से रिलीज होता है H2O। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, अब देखो ये क्या हो गया है, ये हमने ब्लीच करवाया जो 2 कलर में। ये पहले पूरे ग्रे कलर की मेरे पास एक टी शर्ट था, मैं चाहती थी इसको शेडेड फॉर्म में पहनना, तो मैंने क्या करवाया, नीचे से इसको ब्लीच करवा दिया। ब्लीच करवाते पहले ये कलरलेस हो गया, देन मैं जो कलर चाहती थी वो कलर चढ़ गया। इस टाइप का कुछ ब्लीचिंग पाउडर दिखता है, और आप लोग को पता है जो ब्लीचिंग मतलब क्रीम्स वगैरह आती है जो हमारे मार्केट में, वो इस तरीके से आप लोग को दिखती है। साथ ही साथ बच्चा बात करते हैं कि ब्लीचिंग आप लोग का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वुड प्लम एंड पेपर फैक्ट्रीज एंड ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। आप लोग को पता है हमारी जितनी भी कपड़ों की इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, वुलन वगैरह, सभी में ब्लीचिंग यूज होता है। साथ ही साथ एक ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह यूज होता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, तो उसमें भी पानी को साफ करने के लिए भी हमारे ब्लीचिंग बिल्कुल यूज होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। बेकिंग सोडा, क्या घरों में बेकिंग सोडा पाया जाता है? क्या आप लोगों के खाने में बेकिंग सोडा है? तो चलिए जानते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या काम आता है और कैसे बनता है, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका। चलिए, द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी ढोकला और पकोड़ा इज बेकिंग सोडा। समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। तो आप लोगों ने देखा यार, हम लोग देखते ना, हमारे इडली ले लो, ढोकला ले लो, इतने सॉफ्ट क्यों बनते हैं? केक ले लो, केक्स में भी हमारे क्या होता है, बेकिंग सोडा डलता है। तो यार ये इतने सॉफ्ट कैसे बनते हैं? बिकॉज उसमें ऐड किया जाता है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत स्पंजी बना देता है एंड फास्टर कुकिंग के लिए यूज होता है। अब मैं बात करूं तो इसमें रिएक्शन क्या होती है, तो जब NaCl को H2O के साथ, CO2 के साथ और NH4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तब मुझे बनता है बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है CH4Cl और साथ ही साथ NaHCO3। अब बेकिंग सोडा का ये पाउडर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर दिखता है, आप लोगों ने देखा होगा घरों में आप लोग के होता है। अब बेकिंग सोडा को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? सबसे पहले तो खाने में, तो आप लोग बोल सकते हैं फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए मतलब मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर का। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग का बहुत जगह यूज होता है कि आप लोग अपनी केक्स में यूज करते हैं, आप लोग डोनट्स में यूज करते हैं, सभी खाने की चीजों में इस्तेमाल होता है। अगर तिथ की बात करें तो अगर मेरे तिथ बहुत येलो हो गए तो उसको व्हाइट करने के लिए भी मैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकती हूँ। साथ ही साथ इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो उसमें भी आप लोग का यूज होता है। नेक्स्ट है बच्चा बाटी हमारा वॉशिंग सोडा। क्या होता है वॉशिंग सोडा? मतलब दीदी कुछ कपड़ों का धोने होने में कुछ इस्तेमाल होता होगा, बिल्कुल करेक्ट है, समझा है आप लोगों ने। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O। ये केमिकल नेम अच्छे तरीके से याद रखना। कैसे बनता है अब मैं बताती हूँ। Na2CO3 को अगर हम लोग प्लस करवाते हैं 10H2O के साथ तो मेरे पास प्रोडक्ट मिलता है Na2CO3.10H2O और इसको क्या बोलती हूँ मैं, वॉशिंग सोडा। तो जनरली वॉशिंग सोडा यूज होता है बच्चा बाटी आप लोग की ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स एंड आप लोग को पता है ये रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में भी यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। एज अ क्लींजिंग एजेंट भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चा बाटी हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे प्लास्टर चढ़ते हैं ना, वो इतने हार्ड क्यों होते हैं? मन में सवाल आया होगा ना, लोग क्या करते हैं प्लास्टर चढ़ते तो उस पर ड्राइंग बना देते हैं, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। तो वो एकदम हार्ड मास होता है। कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी हमारे घरों में होती है, ठीक है। तो ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बिल्कुल वही है। चलिए देखते हैं। सो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, तो ये टेम्परेचर याद रखना बहुत जरूरी है। और ये रिएक्शन को अब देखो कैसे बनता है। इट लूसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चा ये सब्सटेंस को डॉक्टर यूज करते हैं जब हमारा कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है, अगर हाथ
की कोई बोन फ्रैक्चर हो गई है या फिर पैर की कोई कहीं भी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, सपोर्ट देने के लिए, वापस से ठीक करने के लिए डॉक्टर क्या यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो देखो जब मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4.12H2O, उसके साथ मैंने 1 और 1/2 H2O ऐड करवाया तो मेरे पास जिप्सम मिल जाता है। जिप्सम का क्या फॉर्मूला है, CaSO4.2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला अलग से याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अलग से याद रखना। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये जिप्सम का फॉर्मूला। तो आप लोग देख सकते हो बच्चा पार्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जितने भी हमारे इस टाइप से प्लास्टर चढ़ते हैं वो बहुत हार्ड मास का होता है। वो हार्ड मास का क्यों होता है, क्योंकि इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। तो तुम लोग इस लाइन से समझ सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। तो आप लोग को पता है कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसमें अगर पानी मिलाओ तो वो जिप्सम बन जाता है। जिप्सम एक हार्ड सॉलिड मास होता है एंड मेनली डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं जब हमारी किसी भी बोन फ्रैक्चर हो जाती है उसको सपोर्ट देने के लिए एंड उसकी रिकवरी करने के लिए। तो आई होप बच्चा बाटी ये चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इस एंटायर चैप्टर में हम लोगों ने समझा है कि एसिड, बेसिस और सॉल्ट क्या होता है। तो एंटायर प्रॉपर्टी एसिड की समझी, एसिड कितने मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, किस किस के साथ रिएक्ट करता है। बेसिस का समझा कि बेसिस किन किन चीजों के साथ ऐड करता है और कितने टाइप्स के सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस पर ज्यादा ध्यान देना एंड जो चीजें मैंने बीच में बताई है तो प्लीज यार उन पर बहुत ज्यादा फोकस करना एंड जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग बच्चा पार्टी एंड अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बिकॉज इसी तरीके के मोर वन शॉट्स आप लोग के लिए मैं यहीं लेकर आती रहूंगी। बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।